हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न पार्ट। मैं हूँ निधि और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का साइंस चैप्टर नंबर 6 कंबशन एंड फ्लेम। सो पिछले पार्ट में हम पढ़ चुके हैं, अगर आपको याद हो तो, कि व्हाट इज कंबशन। कंबशन एक केमिकल प्रोसेस होता है जिसमें कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और गिव ऑफ क्या करता है, हीट को गिव ऑफ करता है, तो उसे हम कंबशन कहते हैं। और ऐसा सब्सटेंस जो कि कंबशन अंडरगो करता है वो कंबस्टिबल सब्सटेंस होता है, या फिर उसे हम फ्यूल भी कहते हैं। जैसे कि हमने मैग्नीशियम देखा था, वो एक कंबस्टिबल सब्सटेंस है, और चारकोल एक कंबस्टिबल सब्सटेंस है। फिर हमने पढ़ा था अबाउट इग्निशन टेम्परेचर, लोएस्ट टेम्परेचर जिसपे कोई भी सब्सटेंस फायर को कैच कर लेता है उसे हम इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। फिर हमने देखा था मैच बॉक्स की स्टोरी देखी थी पूरी, कि कौन कौन से केमिकल्स मैच बॉक्स में यूज होते हैं। नाउ हाउ डू वी कंट्रोल फायर। जब फायर ब्रिगेड आती है तो वो क्या करते हैं, वो वाटर पोर करते हैं फायर के ऊपर। और वाटर का क्या फंक्शन होता है, वाटर कूल ठंडा कर देता है कंबस्टिबल मटेरियल को, ताकि उसका टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर से बिलो चला जाए। अब इससे क्या होता है कि फर्दर क्या है, जब इग्निशन टेम्परेचर से बिलो चला जाएगा टेम्परेचर, तो फर्दर क्या है, आग स्प्रेड होने से, फैलने से बच जाएगी। वाटर वेपर भी क्या करेंगे, कंबस्टिबल मटेरियल के सराउंडिंग में एक गोला सा बना लेंगे, जिससे क्या होगा, एयर का कट ऑफ हो जाएगा। सो फायर क्या है, कंप्लीटली एक्सटिंग्विश हो जाएगी, बुझ जाएगी। तो हमने देखा कि 3 एसेंशियल रिक्वायरमेंट है फायर को प्रोड्यूस करने की। आप कुछ ये कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है, जैसे फ्यूल, एयर जो कि ऑक्सीजन जो कि जरूरी होती है फायर लगने के लिए, और हीट। हीट का क्या पर्पस होता है, हीट क्या करती है, टेम्परेचर को बढ़ा देती है फ्यूल के, और उसे इग्निशन टेम्परेचर से और बियॉन्ड ले जाती है और बढ़ा देती है उसे। तो फायर अगर हम कंट्रोल करना चाहते हैं तो हम इनमें से एक भी रिक्वायरमेंट को हमें रिमूव करना होगा, तो हम फायर को काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। सो फायर एक्सटिंग्विशर की क्या जॉब है, क्या काम है उनका, वो क्या करते हैं, एयर की सप्लाई या तो कट ऑफ कर देंगे, या फिर जो फ्यूल का टेम्परेचर है वो डाउन कर दो उसके इग्निशन टेम्परेचर से। सो इन दिस केस फायर जब लगती है तो क्या होता है, जैसे बिल्डिंग में फायर लगी तो होल बिल्डिंग ही एक फ्यूल है, तो उसे तो हम अवॉइड नहीं कर सकते, उसको रिमूव नहीं कर सकते। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, इस केस में लोग क्या करते हैं, जो इग्निशन टेम्परेचर होता है कंबस्टिबल मटेरियल का, उसको लो लाने की कोशिश करते हैं वाटर के थ्रू। तो इसलिए आग क्या है, बुझ जाती है। नाउ अब इसमें देख सकते हैं आप, ये दिख रहा है आपको फायर एक्सटिंग्विशर, ये वाटर का एक्सटिंग्विशर है। सो वाटर वर्क्स ओनली व्हेन थिंग्स लाइक वुड, पेपर आर ऑन फायर। अब ये फायर एक्सटिंग्विशर जब भी वर्क करते हैं, जैसे कि वुड या पेपर में आग लगी हुई है, जब भी वर्क करेंगे। अगर किसी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में फायर लगी हुई है तो वाटर क्या करेगा, वाटर से तो और ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाएगा, हमें करंट लग सकता है। सो वाटर सुटेबल नहीं है ऐसी फायर्स के लिए, जैसे ऑयल या पेट्रोल में भी आग लगे तो उसके लिए भी वाटर एक्सटिंग्विशर सुटेबल नहीं है। सो फायर्स के लिए जो कि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट या इनफ्लेमेबल मटेरियल जैसे पेट्रोल, कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, हमारा बेस्ट एक्सटिंग्विशर है, जो कि क्या है, आग को बुझाने में यूज हो सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ये बहुत ही हैवी होती है ऑक्सीजन से, और ये क्या करती है, एक ब्लैंकेट सा बना लेगी फायर के चारों ओर, तो फ्यूल का और ऑक्सीजन का कट ऑफ हो जाएगा, वो दोनों अलग हो जाएंगे, तो फायर इस तरह से कंट्रोल में लाई जा सकती है। और कार्बन डाइऑक्साइड का और एडेड एडवांटेज क्या है, कि ये इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को हार्म नहीं करती है। अब हाउ डू वी गेट द सप्लाई ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, अब हम सप्लाई कैसे लाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड स्टोर करी जाती है हाई प्रेशर एज लिक्विड इन सिलेंडर्स में स्टोर करी जाती है, जैसे कि एलपीजी स्टोर्ड इन सिलेंडर्स, तो ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड भी सिलेंडर्स में स्टोर करी जाती है। नाउ वी विल सी टाइप्स ऑफ कंबशन, की कंबशन कितने तरह की होती है। जैसे कि हम मैच स्टिक बर्न करते हैं या फिर गैस लाइटर जलाते हैं, तो उससे ही तो किचन का स्टोव जलता है। जब हम उसे गैस स्टोव को नॉब को टर्न ऑन करेंगे, लेकिन वी फाइंड दैट द गैस बर्न्स रैपिडली, तो गैस क्या है, एकदम से जल जाती है, जैसे हम नॉब ऑन करेंगे और हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है। सो ऐसी कंबशन को हम रैपिड कंबशन कहते हैं, जिसमें कोई मटेरियल बीच में हमें चाहिए होता है, जिसके थ्रू क्या है, कंबशन होती है।
लेकिन कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जैसे फॉस्फोरस जो कि एयर में बर्न होते हैं, एट रूम टेम्परेचर पे ही बर्न होते हैं, जैसे रखा है ना और रखे रखे वो बर्न होना स्टार्ट हो जाएगा। सो ऐसी कंबशन जिसमें मटेरियल क्या है सडनली बर्स्ट करता है इनटू फ्लेम्स विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ एनी एपरेंट कॉज। हमने यहाँ ना तो मैच स्टिक यूज करी है ना ही गैस लाइटर यूज कर रहा है, बिना इसके ही, इसलिए विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ एपरेंट कॉज। तो एपरेंट कॉज मतलब बिना किसी मटेरियल के अपने आप ही फ्लेम जलने लग जाती है। तो ऐसी कंबशन को हम स्पॉन्टेनियस कंबशन कहते हैं। स्पॉन्टेनियस कंबशन कोल डस्ट में भी लग जाती है, जैसे कोल माइंस होती है तो उसमें कोल डस्ट में ना अपने आप ही कोल डस्ट जलने लग जाते हैं और एक डिजास्टर्स फायर प्रोड्यूस होती है। स्पॉन्टेनियस फॉरेस्ट फायर भी हो जाती है ड्यू टू हीट ऑफ द सन की हीट से और थ्रू लाइटनिंग स्ट्राइक, जो बिजली कड़कती है उसके थ्रू। सो मोस्ट फॉरेस्ट फायर्स होती है वो किस लिए होती है, ह्यूमन बीइंग की केयरलेसनेस की वजह से फॉरेस्ट फायर हो जाती है। जैसे कि कैसे, जैसे कि कैंप्स लगते हैं तो कैंप में क्या है फायर यूज करते हैं, सो वो फायर हम एक्सटिंग्विश नहीं करते, बुझाते नहीं है कम्प्लीटली, तो फॉरेस्ट में क्या है उससे आग लग जाती है, वो फॉरेस्ट धीरे धीरे आग सारी पकड़ लेते हैं। वी जनरली हैव फायरवर्क्स ऑन फेस्टिवल डेज। हम मोस्टली क्या है फायरवर्क्स हमारे फेस्टिवल डेज में होते हैं, जब क्रैकर इग्नाइट होता है, एक सडन रिएक्शन होता है उसमें, फिर उसमें सडन रिएक्शन में क्या निकलता है, हीट प्रोड्यूस होती है, लाइट प्रोड्यूस होती है और साउंड प्रोड्यूस होती है। सो एक लार्ज अमाउंट ऑफ गैस फॉर्म इन द रिएक्शन इज लिबरेटेड। तो एक बहुत सारी गैस फॉर्म होती है इस रिएक्शन में और वो लिबरेट होती है, निकलती है। तो ऐसे रिएक्शन को हम एक्सप्लोजन कहते हैं। Explosion can also take place if pressure is applied on the cracker. Explosion कब होती है, जब प्रेशर अप्लाई करा जाता है क्रैकर के ऊपर। अब हम देखेंगे अबाउट फ्लेम कि बहुत तरह की फ्लेम होती है, जैसे आप देख सकते हो ये कैरोसिन लैंप है, ये कैंडल है और ये बंसन बर्नर है। बंसन बर्नर तो हम लैब वगैरह में यूज करते हैं और ये पहले लोग यूज करा करते हैं, जब लाइट्स नहीं होती थी ना तब ये कैरोसिन लैंप यूज करा करते थे, और कैंडल तो हम यूज करते हैं। So recall your experience of burning a magnesium ribbon. तो हमने देखा था मैग्नीशियम रिबन कैसे बर्न करता है अपनी क्लास 7th में, ठीक है। तो क्या है उसमें डेजलिंग फ्लेम आती है। इफ यू डू नॉट हैव एक्सपीरियंस ऑफ बर्निंग द रिमेनिंग आइटम्स, तो हम यहाँ पे कुछ आइटम्स दिए हुए हैं, हम उनकी फ्लेम्स देखेंगे कि वो फ्लेम फॉर्म करते हैं या फिर फ्लेम को फॉर्म नहीं करते जब ये बर्न करे जाएंगे। जैसे कि कैंडल तो हम सभी को पता है फ्लेम फॉर्म करती है। मैग्नीशियम ये भी फ्लेम फॉर्म करती है। वो मैग्नीशियम क्या होता है लैब में हमें रिबन की तरह मिलता है, वो कैसा लगेगा आपको, सिल्वरी सा लगता है और वो रिबन शेप में मिलेगा, तो उसको बर्न करेंगे ना तो व्हाइटिश हमें फ्लेम नजर आएगी। कैम्फर क्या होता है, कपूर होता है जो कि हम घरों में यूज करते हैं, जैसे देखा होगा आपने मम्मी वगैरह आपकी यूज करती होंगी वो पूजा के लिए। और कैरोसिन स्टोव भी फ्लेम को प्रोड्यूस करता है। और चारकोल फ्लेम फॉर्म नहीं करता। तो हमने देखे कि बहुत सारे मटेरियल्स ऐसे हैं जो फ्लेम फॉर्म करते हैं, कुछ मटेरियल्स ऐसे हैं जो फ्लेम फॉर्म नहीं करते। अब हम देखेंगे व्हाट इज स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम, कि ये फ्लेम की स्ट्रक्चर कैसे है। अब हम एक कैंडल लाइट करेंगे, केयरफुली लाइट करना, और एक ग्लास ट्यूब होल्ड करेंगे विद अ पेयर ऑफ टोंग्स, ठीक है। टोंग ले लिया, टोंग एक सीजर की तरह होता है, ये रहा टोंग, ठीक है। सो हमने पेयर ऑफ टोंग्स ले लिए है। अब हम क्या करेंगे, इसका जो वन एंड है वो डार्क जोन ऑफ नॉन फ्लिकरिंग कैंडल फ्लेम में एक पार्ट हमने यहाँ पे इसका ग्लास ट्यूब का हमने इमर्स कर दिया इसके अंदर। अब हम एक लाइटेड मैच स्टिक कहाँ पे लेके आएंगे, एट द एंड ऑफ द ग्लास ट्यूब, इस एंड पे हम लाइटेड मैच स्टिक लेके आएंगे। अब आपको क्या दिखेगा, आपको एक फ्लेम दिखेगी। क्यों दिखेगी, क्योंकि जो क्या है, ये जो वैक्स है, ये जो हीटेड विक है ना आपकी, तो इसके चारों ओर क्या है, यहाँ से वैक्स क्या है मेल्ट हो के क्या हो रहा है, वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है। और ये वेपर्स कहाँ पहुंच रहे हैं, ग्लास ट्यूब के थ्रू यहाँ तक वेपर्स पहुंच रहे हैं। तो इसीलिए जब हम यहाँ पे बर्निंग मैच स्टिक लेके आएंगे तो वो वेपर्स क्या है, वो बर्न करना शुरू कर देंगे, तो आपको एक फ्लेम नजर आएगी। सो हम देख लेते हैं। तो सब्सटेंस विच वेपराइज ड्यूरिंग बर्निंग, तो ऐसा सब्सटेंस जो कि बर्निंग की वजह से वेपराइज हो जाता है, वेपर्स में बदल जाता है, तो वो फ्लेम प्रोड्यूस करता है। एग्जाम्पल कैरोसिन ऑयल, मोल्टन वैक्स क्या करता है, ये भी क्या है जैसे विक होती है ना जहाँ पे,
तो वो जो विक के थ्रू वो क्या है, वहां से वेपराइज होने शुरू हो जाता है, राइज होने लग जाता है, और वेपराइज होके बर्निंग जब होती है तो वेपराइज होने लग जाएगा और फ्लेम को प्रोड्यूस करेगा। जो चारकोल है, चारकोल वेपराइज नहीं होता, तो इसीलिए चारकोल फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करता। सो हमने देखा एक्टिविटी 6.6 में कि जो कुड द वेपर्स ऑफ वैक्स कमिंग आउट ऑफ द ग्लास ट्यूब बी द कॉज ऑफ फ्लेम प्रोड्यूस, यस। फिर अब हम नेक्स्ट एक्टिविटी देखेंगे व्हेन द कैंडल फ्लेम इज स्टेडी। अब हमारी कैंडल फ्लेम है, ठीक है, हमने जलाई हुई है। इंट्रोड्यूस अ क्लीन ग्लास प्लेट और स्लाइड इनटू द ल्यूमिनस जोन ऑफ द फ्लेम। तो जो हमारा फ्लेम का ल्यूमिनस जोन है उसमें क्या करेंगे, हम अपनी ग्लास प्लेट को रख देंगे उसके ऊपर और होल्ड इट देयर विद अ पेयर ऑफ टॉप्स। सो 10 सेकंड के लिए हम उसे होल्ड करके रखेंगे, फिर हम उसे रिमूव कर देंगे। ये है एक्टिविटी, ठीक है। ये हमने ग्लास प्लेट ले लिया है, ये हमारी कैंडल है, तो हमने ये 10 सेकंड के लिए हमने यहाँ पे रख दिया है। अब हम क्या देखेंगे, थोड़ी देर बाद सर्कुलर ब्लैकिश रिंग फॉर्म होगी ग्लास प्लेट पे। ये भी आपकी सर्कुलर ब्लैकिश रिंग। तो ये क्या इंडिकेट करती है, ये क्या दिखा रही है, ये अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स डिपॉजिट हो गए हैं आपके इन द, जो कि आपके ल्यूमिनस जोन में थे फ्लेम के। जो फ्लेम का जो ल्यूमिनस फ्लेम होती है वो फ्लेम होती है जो कि लाइट प्रोड्यूस करती है और ब्राइट येलो कलर की होती है। और जो आउटर मोस्ट जोन होता है हमारा, वो बहुत ही हॉटेस्ट जोन होता है फ्लेम का और ब्लू कलर का होता है। इसका मतलब है कि कंप्लीट कंबशन हुई है। यहाँ पे क्या आपको अनबर्न कार्बन पार्टिकल नजर आ रहे हैं, तो मतलब कंप्लीट कंबशन नहीं हुई। और इट इज नॉन ल्यूमिनस पार्ट ऑफ फ्लेम, तो ये फ्लेम का नॉन ल्यूमिनस पार्ट है। सो हमने देखा कि इन केस नॉन ल्यूमिनस। नेक्स्ट एक्टिविटी, होल्ड अ थिन लॉन्ग कॉपर वायर जस्ट इनसाइड द फ्लेम फॉर अबाउट 30 सेकेंड्स। तो 30 सेकेंड्स के लिए हम एक कॉपर वायर को यहाँ पे फ्लेम के इनसाइड पे रखेंगे। फिर हम नोटिस करेंगे दैट द पोर्शन ऑफ कॉपर वायर जस्ट आउटसाइड द फ्लेम गेट्स रेड हॉट। सो वो कॉपर वायर का पोर्शन जो कि फ्लेम के आउटसाइड था वो क्या हो गया, रेड हॉट हो गया। सो इससे क्या इंडिकेट हो रहा है, जो नॉन ल्यूमिनस जोन है फ्लेम का वो हाई टेम्परेचर होता है। सो दिस पार्ट ऑफ फ्लेम इज द हॉटेस्ट पार्ट, ठीक है। आई होप ये आपको समझ आ गई, ये इम्पोर्टेंट है ल्यूमिनस जोन फ्लेम का और नॉन ल्यूमिनस जोन। मैं आपको फिर से रिपीट कर देती हूँ, जो ल्यूमिनस जोन होता है फ्लेम का वो लाइट प्रोड्यूस करता है और ब्राइट येलो कलर का होता है, और जो आउटर मोस्ट जोन होता है वो हॉटेस्ट जोन होता है और क्या है, और वो ब्लू इन कलर होता है और उस जोन में कंप्लीट कंबशन होती है और ये नॉन ल्यूमिनस पार्ट होता है फ्लेम का। अब हम देखेंगे जो गोल्डस्मिथ होता है, सुनार होता है, वो ब्लो करता है क्या, आउटर मोस्ट जोन ऑफ अ फ्लेम, आउटर मोस्ट जोन पे ब्लो करता है विद अ मेटालिक ब्लो पाइप, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो विद मेल्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर, जब वो गोल्ड और सिल्वर को मेल्ट करता है तो वो ब्लो पाइप यूज करता है। Why do they use the outermost zone of the flame? I hope ये आंसर आपको अब पता चल गया होगा इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, क्योंकि वो जो आउटर मोस्ट जोन होता है वो हॉटेस्ट जोन होता है, इसलिए सुनार उसको यूज करते हैं उस फ्लेम के पार्ट को। नाउ व्हाट इज अ फ्यूल, फ्यूल क्या होता है। सो हमने अभी पढ़ा कि फ्यूल बहुत सारे फ्यूल होते हैं जो कि डोमेस्टिक पर्पसेस में घरों में यूज करे जाते हैं, इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए यूज करे जाते हैं। जैसे कि ये बहुत सारे टाइप्स ऑफ फ्यूल्स है। सॉलिड फ्यूल जैसे कोल सॉलिड फ्यूल है, वुड ये भी एक फ्यूल है जो बर्निंग के लिए यूज होता है, और चारकोल। नाउ लिक्विड फ्यूल्स है, कैरोसिन ऑयल, पेट्रोल और डीजल, ये सारे लिक्विड फ्यूल है। गैसियस फ्यूल हमारे नेचुरल गैस, एलपीजी जो हमारे सिलेंडर्स में फिल करी जाती है, और सीएनजी जो हमारे हम व्हीकल्स में यूज करते हैं, जो कि सीएनजी एक क्लीन फ्यूल माना जाता है। नाउ सो हमने ये सारी चीजें देख ली, वुड, चारकोल, पेट्रोल, कैरोसिन एटसेट्रा। तो ये सब्सटेंसेस क्या है, ये फ्यूल्स है। अब एक गुड फ्यूल की क्या डेफिनेशन है, गुड फ्यूल क्या होता है। गुड फ्यूल एक ऐसा फ्यूल है जो कि हमें इजीली अवेलेबल हो, ये नहीं है कि हमें बहुत दूर दूर तक बहुत मुश्किलों से मिल रहा है, बहुत ही चीप हो, सस्ता हो, और वो इजीली बर्न हो जाए मॉडरेट रेट पे भी। मतलब ये नहीं एकदम से धमाके से बर्न हो, तो वो गलत हो जाए, वो एक अच्छा फ्यूल नहीं कहलाया जाएगा। और वो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस हो, ताकि जब तो हम ऐसा फ्यूल उसे यूज करेंगे, और वो अपने पीछे इट डज नॉट लीव बिहाइंड एनी अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस,
कोई गंदी चीज, कोई गंदी गैस वो अपने बाद में जैसे हम उसे बर्न करें तो उसके बाद वो ना छोड़े ऐसे अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस जो कि एनवायरमेंट के लिए हार्मफुल हो। मतलब बहुत प्रोबेबली कोई भी फ्यूल आज तक ऐसा नहीं है जो कि जिसको हम एक आइडियल फ्यूल कह सके। We should look for a fuel which fulfill most of the requirements for a particular use। तो हम ऐसा फ्यूल देख रहे हैं साइंटिस्ट की जो हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल भी कर दे और एक आइडियल फ्यूल भी माना जाए। अब ये जो फ्यूल्स है इनकी सबकी कॉस्ट डिफर होती है, कुछ फ्यूल सस्ते होते हैं, कुछ कॉस्टली होते हैं। नाउ वी विल सी अबाउट द फ्यूल एफिशिएंसी। फ्यूल तो हमें कहा गया कि हमें बॉइल करना है क्वांटिटी ऑफ वाटर यूजिंग काउ डंग, कोल और एलपीजी एज अ फ्यूल। तो आप इसमें से कौन सा फ्यूल को प्रेफर करेंगे? सो आई होप सभी का आंसर काउ डंग होगा, क्योंकि काउ डंग क्या है, ये इनएग्जॉस्टेबल है जो कि एग्जॉस्ट खत्म नहीं होगा, ये तो हमें एनिमल से मिलता है। कोल एग्जॉस्ट हो जाएगा, एलपीजी भी एग्जॉस्ट हो जाएगी, तो इसीलिए हमें काउ डंग इसमें यूज करना चाहिए। सो डू दीज थ्री फ्यूल्स प्रोड्यूस द सेम अमाउंट ऑफ हीट? क्या ये तीनों फ्यूल्स एक अमाउंट की हीट प्रोड्यूस करेंगे? तो चलिए देखते हैं। सो द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 kg ऑफ फ्यूल इज कॉल्ड इट्स कैलोरिफिक वैल्यू। अब जब 1 kg ऑफ फ्यूल को, ध्यान से सुनेंगे ये इंपॉर्टेंट है, कैलोरिफिक वैल्यू आपके एग्जाम्स में पक्का आएगी। जब हम 1 kg फ्यूल को बर्न करेंगे सो जितनी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी ऑन कंप्लीट कंबशन बाय बर्निंग 1 kg ऑफ फ्यूल, तो उसे हम कहेंगे कैलोरिफिक वैल्यू। सो जो कैलोरिफिक वैल्यू है किसी भी फ्यूल की, उसे हम एक्सप्रेस करेंगे इन यूनिट कॉल्ड किलो जूल पर केजी। सो कैलोरिफिक वैल्यू कुछ फ्यूल्स की यहाँ पे दी हुई है, जैसे कि काउ डंग की है कैलोरिफिक वैल्यू 6000 to 8000। तो इसका मतलब है कि 6000 किलो जूल्स एनर्जी प्रोड्यूस होगी जब 1 kg ऑफ काउ डंग बर्न होगा। ठीक है, यहाँ पे वुड की 17,000 to 22,000 कैलोरिफिक वैल्यू है, कोल की काफी ज्यादा है 25,000 to 33,000, और आई होप सबसे ज्यादा बायोगैस की है 35,000 to 40,000 बायोगैस की कैलोरिफिक वैल्यू। मतलब जब 1 kg बायोगैस को हम बर्न करेंगे, जब हमें 35,000 to 40,000 हमें क्या है मिलेगी, हम उसे यूज कर सकते हैं। सी बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लेड टू हार्मफुल प्रोडक्ट। जैसे कोई सी चीज का फायदा है तो उसके अकॉर्डिंग उसका कुछ नुकसान भी होता है। सो इसीलिए हम ये फ्यूल्स यूज तो कर लेते हैं, लेकिन ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं। अब कैसे? जो कार्बन फ्यूल्स होते हैं जैसे कि वुड, कोल, पेट्रोलियम, ये मोस्टली कार्बन से बने होते हैं, तो ये अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स रिलीज करते हैं एनवायरनमेंट में, जो कि ऐसे कार्बन पार्टिकल जो कम्प्लीटली पूरी तरह से जल नहीं पाते, बर्न नहीं हो पाते, तो ये एनवायरनमेंट में रिलीज कर देते हैं। तो ये ऐसे फाइन पार्टिकल्स ये बहुत ही डेंजरस है, कॉजिंग बहुत सारी रेस्पिरेटरी डिजीज, सांस से रिलेटेड डिजीज फैलाते हैं, जैसे कि अस्थमा एंड इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ दीज फ्यूल्स। अगर इन फ्यूल्स की हम इनकम्प्लीट कंबशन होती है तो इससे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भी रिलीज होती है, जो कि बहुत ही पॉइजनस है, और ये डेंजरस है टू बर्न कोल इन अ क्लोज्ड रूम। अगर हम क्लोज रूम को क्लोज कर लेंगे और उसमें हम अगर कोल को बर्न करेंगे तो मतलब इनसफिशिएंट ऑक्सीजन मिल रही है, तो क्या होगा, तो उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को रिलीज होगी, जो कि पर्सन को मार भी सकती है। सो कंबशन ऑफ मोस्ट फ्यूल्स, सो जब हम फ्यूल्स को बर्न करते हैं तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकलती है, और जो एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस अगर एनवायरनमेंट में हो जाएगी, बढ़ जाएगा इसका लेवल, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, इससे ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी। अब ग्लोबल वार्मिंग ये तो आप सभी को पता होगा, आजकल का ये हॉट टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या है, जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है वो बढ़ता जाएगा, और इससे क्या है, जो ग्लेशियर है, पोलर ग्लेशियर, ये सारे मेल्ट हो जाएंगे, और क्या फ्लड होगा, और क्या है, पर जो कोस्टल एरियाज में लोग रह रहे हैं वो पार्ट कम्प्लीटली डूब जाएंगे वाटर में। बर्निंग ऑफ कोल और डीजल रिलीज करता है सल्फर डाइऑक्साइड गैस। तो हमने देखा कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज होती है, और तीसरी सल्फर डाइऑक्साइड गैस। सो सल्फर डाइऑक्साइड गैस ये भी बहुत सफोकेटिंग गैस होती है, कोरोसिव गैस होती है, कोरोजन करती है। और जो ये पेट्रोल इंजन होते हैं ना,
ये गैसियस ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन भी प्रोड्यूस करते हैं। तो जो ऑक्साइड्स है सल्फर के और नाइट्रोजन के, ये जब वाटर में डिजोल्व होते हैं, रेन वाटर में जब मिल जाते हैं, तो ये क्या बनाते हैं, एसिड बनाते हैं। तो ऐसी रेन को हम एसिड रेन कहते हैं। फिर से रिपीट करेंगे, जो ऑक्साइड्स होते हैं सल्फर और नाइट्रोजन के, वो डिजोल्व जब होते हैं रेन वाटर में तो वो एसिड फॉर्म करते हैं। सो ऐसी रेन को हम एसिड रेन कहेंगे। ये बहुत ही हार्मफुल है फॉर क्रॉप्स, बिल्डिंग्स और सॉइल। तो मोस्टली जो मॉन्यूमेंट्स वगैरह हैं जैसे ताजमहल वगैरह, वो एसिड रेन की वजह से ही येलोइश होते जा रहे हैं। तो ये इसके साइड इफेक्ट्स हैं। सो जो हम डीजल और पेट्रोल एज अ फ्यूल यूज करते हैं ऑटोमोबाइल्स में, वो आजकल रिप्लेस किया जा चुका है किसमें, सीएनजी गैस में। तो सीएनजी क्या है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्यों? क्योंकि सीएनजी क्या है, बहुत कम हार्मफुल प्रोडक्ट्स बहुत स्मॉल अमाउंट में रिलीज करती है। सीएनजी क्या है, क्लीनर फ्यूल माना गया है। सो आज का चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।